उच्च न्यायालय खत्म हो गया था, थोड़ा सा उसको खत्म करके आपके तुरंत कृषि में घुस जाते हैं। तुरंत कृषि में घुस जाएंगे। हाँ, देखे 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 मटेरियल देखे। पैल फोटो स्टेट इतना पहाड़ी। हाँ, अच्छा वो अब बेचने लगा अपना नाम पे। चलिए देखिए, लगा दीजिए तो। अब पेन चाहिए ना, कोई दिक्कत ना उससे। चलिए ध्यान दीजिए, अब समझ में आया। उसके नाम पे लोग कहता है उसका कंटेंट उसका कंटेंट। अरे साहब कंसेप्ट से ना मतलब है, तेरा कंटेंट से। अब तू लगा दिया, लगे दिखाइए। देखिए, अब ये मेरा मटेरियल था, उसमें कुछ और लगा के बेचा जा रहा है। आप कहेगा किसी और का कंटेंट है। अरे कंसेप्ट तो वही ना रहेगा। ये सब छोड़ना नहीं है, ये आप लोग को सीखना भी है। सीखना क्या है कि अभी वो समय है कि भाई साहब कहते किसको है समझना है। आया बात समझ में? अब हम चेक करवाए हैं 3-4 चैप्टर, जो 5 चैप्टर है ना, उस सही में जो मेरा टाइपिस्ट जिसम करवाते थे उसमें क्वेश्चन अलग से ऐड किया है, लेकिन कुछ कुछ थ्योरी को क्या किया है, असेंबल कर दिया है। तो बहुत बड़ा चीज नहीं है क्या भाई साहब? इस पे बातें नहीं करना है एकदम कभी। आया बात समझ में? चलिए, क्योंकि ये सुनिए क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, आप जहां वहीं रह जाइएगा। अभी जो 1 महीना 1.25 महीना है ना, ये कस के एक बात, एक टीचर का बात मान के चलने की जरूरत है। इन्हें होने की जगह गाड़ी पलटी मार जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। सुनिएगा, बहुत सारा कोचिंग में देखे ना कि 1 महीना में सिलेबस खत्म कर दिया। हमको समझे 1 महीने में कैसे खत्म कर दिया भाई? एक अब टेस्ट चल रहा है सबका 1 महीना में। धन्य है बच्चा, धन्य है टीचर। कहां तक हुआ था बताइए हमको? 130 से। चलिए समझिए इसको, यहां तक हो गया था ना। बताए थे कि अगर चाहेगा तो कहीं भी कोर्ट को ले जा सकता है। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार की शक्ति की बात करते हैं। देखिए, ये सब भी हो गया होगा कि ये सब भी हुआ था? अच्छा, वहां हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा बात को। सुनिए, अनुच्छेद 132 के अनुसार कुछ मामले की सुनवाई सिर्फ कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, जो कि निम्नलिखित है। किस मामले की सुनवाई खाली सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है? देखिए, बहुत सारा ऐसा मामला है जहां जिला न्यायालय में भी आप जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मामला है जिस मामला में सिर्फ आपको कहां जाना है? सर्वोच्च न्यायालय में जाना है। वो मामला क्या हो सकता है? अगर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ, अगर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कोई विवाद कर ले, विवाद होने का कारण क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई नदी जा रही है। अगर कोई नदी जा रही है तो नदी पानी को लेकर के विवाद हो सकता है। कोई जंगल है, उसको लेकर, सीमा को लेकर विवाद हो सकता है। तो दो राज्यों के बीच में अगर विवाद होगा तो निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आया बात समझ में? क्योंकि उच्च न्यायालय कैसे करेगा? दो राज्य है तो दो उच्च न्यायालय अलग अलग रहेगा, तो दोनों राज्य के उच्च न्यायालय के पास वो अधिकार रहेगा ही नहीं। यानी कि स्टेट और स्टेट के बीच में अगर कोई टेंशन होता है तो इसका निपटारा किसके बीच में होगा? सुप्रीम कोर्ट के बीच में होगा। सेंटर और स्टेट के बीच में अगर होता है, जैसे अभी लड़ाई चल रहा है ना, विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के नीतीश कुमार लड़ रहे हैं केंद्र से, तो अगर राज्य का लड़ाई किससे चलेगा? केंद्र से चलेगा, तो इसका भी निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सेंटर स्टेट, स्टेट स्टेट, मेरा कहने का मतलब है कि अगर सेंटर का स्टेट के साथ या स्टेट का स्टेट के साथ, ऐसा माने कोई भी मामला हो, स्टेट और सेंटर के कॉम्बिनेशन वाला कोई भी मामला रहेगा तो कौन सुलझाएगा बाबू? बस इतना ही आप समझिएगा, काफी है आपके लिए। यहां देखिए, एक है अपीलीय आधार। अपीलीय अधिकार क्या होता है? अपीलीय अधिकार का मतलब होता है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसको आप अपील कर सकते हैं। पहले अपील का मतलब समझिए क्या होता है। मान लीजिए कि कोई कांड आप नहीं किए हैं और पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद आपको कोर्ट में ले जाया जाता है। सबसे पहले आपको जिला के कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहां आप पकड़े जाएंगे। स्थानीय प्रशासन अगर पकड़ेगी तो जिला के कोर्ट में लेके जाएगी। अगर आप कोर्ट में गए और आपने उस कांड को नहीं किया और गलती से आपको पकड़ लिया गया है, तो आप पे अगर सजा की सुनवाई की जाती है या कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो वहां से आपके केस को खारिज करके कहां भेजा जाएगा? उच्च न्यायालय, राज्य के न्यायालय में। यहां भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो अपील कर सकते हैं कहां? सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। तो अपील करने का अधिकार आपको मिलता है, आप अपील
कर सकते हैं। देखिए कहता है 132 के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनाने का अधिकार है। यानी कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो आपको सजा सुना दिया। हर राज्य का उच्च न्यायालय अगर आपको सजा सुनाता है तो आप अपील जाके कहां कीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट में कीजिएगा। यानी कि राज्य के द्वारा सुनाए गए निर्णय के विरुद्ध में निर्णय ले सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। खास करके संवैधानिक मामले, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। अब सुनिएगा, इसको समझाते हैं। संवैधानिक मामले का मतलब क्या हुआ? जैसे मौलिक अधिकार। अगर कोई भी आपका मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, जो भी आपको अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार में अगर कोई भी अगर आपका हनन करता है तो क्या करना होगा? आप किसके पास जाना होगा? दीवानी और फौजदारी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, खेती से संबंधित है, केवाला से संबंधित है, जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है, या आपने कोई फौजदारी, आपने कोई मान लीजिए कि चोरी किया नहीं है, रेप कांड किया नहीं है और आप पर उल्टा चल रहा है, तो ये सब का अभी निपटारा कहां किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कांड नहीं किए हैं, आपका नाम गलती से दे दिया गया है चोरी में या रेप कांड में, तो आप सच में सही हैं, तो अगर आपको कोई न्यायालय अगर आपको सजा देता है तो उसको मत मानिए, उसको क्या कीजिए? अपील कीजिए। अपील करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लास्ट में पहुंचता है। सर्वोच्च न्यायालय कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा टीम बनाया जाता है ना कि छना जाता है लोग वहां जाते जाते। अब बहुत रिकॉर्ड रहा है आज तक कि सर्वोच्च न्यायालय के पास जो भी पहुंचा है ना, उल्टा केस का रिजल्ट निकला है। आए बात समझ में? यानी कि आप पे सजा मिला था लेकिन वहां जाने के बाद इसलिए अपील करने में लोगों को इंटरेस्ट आने लगा कि हो सकता है गलत किए रहेगा तब नहीं मिलेगा वहां पे, क्योंकि वहां एक से एक लोग बैठे रहते, तुरंत एकदम जांच बैठ जाएगा आप पर। उच्च न्यायालय सर्वोच्च के बेसिस पर कैसे सुनाएगा? सर्वोच्च न्यायालय तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, तो उस बिक न जाता है, सब बिक न जाता है। अब मान लीजिए कि आप जाकर के उच्च न्यायालय में पहले ही मिल लीजिएगा, उसके अथी से 10 लाख रुपया देंगे। गरीब आदमी है, पैसा वाला आदमी क्या करता है? उसको ही कर लेता है। लेकिन वहां पे आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि वहां पे टीमें इतना जबरदस्त बनाया जाता है ना कि छना जाइएगा। आया बात समझ में? छना जाइएगा वहां पे। आप चीजों को याद रखना है। पूर्ण विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। अब क्या है भाई साहब? अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समय द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पूर्ण विचार कर सकता है तथा यदि उचित समझे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। अब एक बात हम बताइए, कभी कभी सुने होंगे कि कोर्ट जो होता है ना, सुने होंगे कि कोर्ट जो होता है ना किसी को 6 महीना का समय देता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोन लिए हैं, नीरव मोदी लोन लिया, तो लोन लेने के बाद क्या किया? पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए जाएगी तो कोर्ट के पास न्यायालय में चल जाता है कि हमको समय। अभी सहारा कंपनी का नाम सुने हैं? सहारा कंपनी को सब उसके पैसा उसा को क्या कर दिया था? स्टॉक कर दिया था न्यायालय ने। अब चूंकि जनता का गुहार लगा, जनता अपील किया कि हम लोग का पैसा छुड़वाया जाए, तो अभी जल्दी में निर्णय लिया गया कि ठीक है जनता को पैसा देना है। तो कोर्ट जो है ना किसी मामले में, सुप्रीम कोर्ट को ताकत है। देखिए सबसे पावरफुल अगर देखा जाए पद तो जज का होता है। जिला जज का जो जिला में होता है, राज्य उच्च न्यायालय का जज का, या उच्चतम न्यायालय का जज तो खैर कहना ही नहीं है। वो कह सकते हैं कि जीता जाता वो क्या बोलते हैं उसको, यमराज कह सकते हैं। मैंने जकरा मन ओकरा एकरा फांसी दे दे, करे चीनी कम का है था चाय में, एकरा उल्टा लगा दो, अब मानना पड़ेगा। आए बात समझ में? बहुत पावरफुल पद होता है। देखिए आपको पता है उच्चतम न्यायालय में जितने भी लोग बैठे होते हैं ना, बड़े विद्वान, बड़े भावुक लोग होते हैं। आया बात समझ में? उनका हिस्ट्री चेक किया जाता है कि इसका प्रावधान मतलब आज तक कैसा काम किया है, और सच्चे लोगों को वहां पे बैठाया जाता है। आया बात समझ में? किसको बैठाया जाता है? सच्चे लोगों को बैठाया जाता है वहां पे। सुप्रीम कोर्ट से बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी को गलत सजा मिला है। जिला न्यायालय से तो 90% गलत ही मिलता है। वो पैसा दीजिए तो जज साहब मान जाएंगे, तो हाँ तो सेटिंग हो जाता है वहां, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या है? समय द्वारा दिए गए आदेश निर्णय पर क्या कर सकता है? पूर्ण विचार। मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए आप देखे होंगे अभी टीवी पर बहुत आने लगा है, पटना का उच्च न्यायालय का जो भी होता है ना निर्णय, वो अब लाइव भी चलता है, पता है आप लोग को?
लाइव चलता है, उसमें बहुत बार देखे हैं कि पति पत्नी जो है ना वो क्या करने के लिए गया है, डिवोर्स लेने के लिए गया है, विवाह विच्छेद करवाने के लिए गया है कि हमको नहीं रहना है, छुट्टा छुट्टी कर दीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नहीं, उस कंडीशन में अगर चाहे लड़कियां बड़ी होती है, हमको प्रताड़ित करता है, मेरा पति इसे करता है बेचारा, अब पति कहता है कि नहीं हुजूर यही मारती है। तो अब इस कंडीशन में सुनिए, इस कंडीशन में क्या होगा, अब इस कंडीशन में तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा न्यायालय, उच्च न्यायालय कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि सही कौन बोल रहा है। तो उस समय निर्णय सुनाता है कि आप दोनों को, पति पत्नी को 6 महीना साथ में रहना, हो सकता है कि प्यार उमड़ जाए फिर से, नहीं तो मानना पड़ेगा। उस समय पत्नी अगर कहेगी ना कि हम नहीं जाएंगे तो उसको जेल जाना पड़ेगा। न्यायालय कहेगा कि तुम जाते बनती है, जाओ पति की सेवा करो, और पति अनुनय करके आ बात उठ पहाड़ के नीचे ले चल सेवा करो। तो होता है कि 6 महीना रहेगा, तो 6 महीना रहते रहते देखिए आपको एक बात पता है, बहुत बड़ा नाराजगी ना प्यार से पल भर में खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आए ना तो बस एक बार कोशिश करके देखना। तो सुनिएगा, अब रीट अधिकारिता क्या होता है, रीट के बारे में समझिए, रीट का मतलब समझिए। सुनिए रीट का, हालांकि इतना लेवल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, कुछ ज्यादा ही लेवल दिया हुआ है, दिमाग में रखिएगा। रीट का मतलब क्या होता है, जैसे आप सुने होंगे कि एग्जाम को, जैसे कोई एग्जाम होता है ना तो उसको लेकर के ना छात्र लोग रीट दायर कर देता है, कोर्ट में जाकर के पटना उच्च न्यायालय में रीट दायर कर देता है। तो रीट का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा जो बनाया गया प्रावधान है हम उसमें संतुष्ट नहीं है। आया बात समझ में? और उस रीट पर अगर सुनवाई हो जाता है ना तो फिर वो रीट कानून बन जाता है कि ना भाई ये जो सरकार का जो प्रावधान है इसमें क्या कर देना है, परमानेंट चेंज कर देना है। तो रीट दायर करता है। रीट दायर क्या करता है, अनुच्छेद 139 के अनुसार संसद सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रीट जारी कर सकता है। देखिए आप सबको पता है कि मौलिक अधिकार एक प्रकार का कानून है, तो कानून कैसे बना होगा, पहले रीट बना होगा, रीट पहले दायर होता है, उस पर सबकी सहमति होती है तब वो कानून बनता है। तो मौलिक अधिकार तो रीट का दायरे में आता है, लेकिन संसद अगर चाहेगा तो मौलिक अधिकार के सिवा भी कुछ बातों का रीट दायर कर सकता है, और वो रीट दायर करने के बाद वो कानून बन जाता है। तो रीट शब्द से ज्यादा आपके जीवन में मतलब नहीं है, पर रीट इतना समझिएगा कि कानून के खिलाफ अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप जाकर के, जैसे अभी सुने होंगे कि बहुत सारा केस हो गया है इस एग्जाम को लेकर के, अब अगर इस एग्जाम को लेकर केस किया है, अब अगर सुनवाई हो जाए और जनता के बात को मान लिया जाए और न्यायालय कह दे कि ना 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 आप जो केस किए से सही किए हैं, अब वो कानून बन जाएगा, सब चुनाव खत्म, अभी एग्जाम खत्म, अब फिर उसके ऊपर बात किया जाए कि अब कब डेट निकालना है। तो कोर्ट भी समझती है कि छोटा छोटा बात पर अगर रीट दायर करेंगे और सुनवाई करेंगे ना तो पता चला कि कोई जो रोड से उठ के आएगा पान खाते हुए बोलेगा हमको रीट दायर करना है। आया बात समझ में? उसका भी प्रोविजन है, बहुत खतरनाक चलता है उसका, है ना। अभी जो चुनाव एग्जाम हुआ था बीपीएससी वाला, सॉरी हेडमास्टर वाला, है ना, उसमें भी रीट दायर हुआ है, सुनवाई हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। तो रीट का मतलब बहुत खतरनाक चीज होता है, पर इसका आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। सलाहकार क्षेत्राधिकार की बात अगर हम करें, अनुच्छेद 143 कहता है राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेता है पर बाध्य नहीं है लेने के लिए। अरे काहे नहीं लेगा, रात दिन राष्ट्रपति सब दोनों का पद तो सेम ना है, एक तरह से देखा जाए तो पैरेलल रहता है, तो राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश मिलते जुलते रहते हैं। तो प्रावधान है कि राष्ट्रपति संवैधानिक मामला में, क्योंकि संवैधानिक का ज्ञान सबसे ज्यादा किसको होता है, मुख्य न्यायाधीश पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो जब राष्ट्रपति को समझ में नहीं आएगा तो जानकारी ले सकता है, किससे, मुख्य न्यायाधीश से, लेकिन बाध्य नहीं है उनके आदेश को मानने के लिए। हम सलाह लेंगे लेकिन आपका सलाह मानेंगे जरूरी नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। किस मुख्य न्यायाधीश ने, याद रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। अब इसका नाम अभी तक मिला है कभी आपको? कार्यवाहक के रूप में काम किए। आया बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला कौन बनी थी? फातिमा बीबी। ऐसे भी बता दें कि इंसान किसी से डरता उड़ता नहीं है, लेकिन जब बीबी के पास जाता है तो डर जाता है। यानी कि सबसे बड़का कोर्ट कौन होती है? बीबी होती है। अब अपने पापा को देखते होंगे, मम्मी से बहुत डरते होंगे। आया बात समझ में? यानी कि समझिए कि सुप्रीम कोर्ट है, बीबी क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सामने सब्जियों बनता है तो उसी से पूछ के बनता है क्या सब्जी लाना है। आया बात समझ में? आज खाना क्या बनेगा, सब बीबी बनाएगी। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला कौन? फातिमा।
बीबी। पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, चलिए बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है? 124 से 147। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कितना? 2-6-9-6 दिन तक कौन रहता? चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आगे देखिए, किसे किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? 7 और 1 8। वर्तमान में कितने हैं? 33+1। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना सकता है? 65। कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास प्राप्त है? संसद। संसद चाहेगा तो उसको क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, पर नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। कितना होना चाहिए? 10 वर्ष। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। महाभियोग, संसद में महाभियोग प्रस्तावित पारित होने पर हटा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अगर उसके पद से हटाना है तो लोकसभा में कितने सदस्य? 100 सदस्य। और राज्यसभा में कितने सदस्य? खाली स्थान के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालय को मान्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भारत सरकार के सभी न्यायालय को क्या करना होगा? मानना होगा। नेक्स्ट, वो खत्म हो गया। चलिए निकालिए तो कृषि ज्योग्राफी निकालिए। ज्योग्राफी में कृषि निकालिए। कृषि ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय नदी छूटा हुआ है। प्रायद्वीपीय नदी छूटा हुआ है। रुक जाइए, प्रायद्वीपीय नदी छूटा उसको पूर्ण कर देते हैं। तो थोड़ा सा के चलते क्या रुकल रहेगा, नदी पूरा खत्म हो जाएगा। उसको अपना प्रायद्वीपीय नदी निकालिए। हाँ, 3-4 दिन के अंदर में दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी बायोलॉजी सब। अति ज्योग्राफी अभी पॉलिटी खत्म। भारत की नदी तंत्र वाला लास्ट इधर इधर भारत तंत्र सबसे लास्ट में। हाँ ना, एक ही पेज मात्र है ना। नल का हला करना है, नल नहीं। ज्योग्राफी निकालिए ना। भारत तंत्र ये बोल रहे हैं। अच्छा, तो खत्म ना हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदी, देखिए प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बात याद रखिएगा। दक्षिणवर्ती नदी को प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। ठीक है, देखिए हो गया था। ये शुरू करना है। सुनिए, प्रायद्वीपीय नदी की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणवर्ती इधर के इलाका को प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। सुनिएगा, प्रायद्वीपीय नदी की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी जो होता है पूरी तरह से बारिश के पन्ना पर निर्भर करता है। किसके पानी पर निर्भर करता है? बारिश के पानी पर निर्भर करता है। देखिए, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में एक अंतर है। हिमालय नदी जो होता है वर्ष वाहिनी होती है, मतलब वर्षों सालों भर उसमें क्या होता है? पानी होता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी में सालों भर पानी नहीं होता है। बारिश के पानी, बारिश जब तक होगा तो प्रायद्वीपीय नदी में पानी बहेगा, अन्यथा ही सालों भर सूखी रहती है। आया बात समझ में? तो हमने कहा, क्या कहा? प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। इसमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है।
गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। इस प्रकार की नदियां प्रायः गर्मी के मौसम में क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। यानी कि प्रायद्वीपीय नदी सिर्फ बरसातों में बहती है, बाकी दिनों में सूख जाती है। आया बस समझ में? उसका उल्टा हिमालय नदी है, इसमें पानी हमेशा वर्षवाहिनी होती है। यानी कि हिमालय नदियों का उद्गम हिमालय से होता है, सबको पता है। जैसे वहां से क्या गंगोत्री निकला, यमुनोत्री निकला, बहुत सारी नदियां निकली। हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी होती है क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। हिमालय से निकलने नदियां का जल का स्रोत क्या क्या है? ग्लेशियर है और वर्षा का जल है। सुनिए, हिमालय नदी जो है सालों भर उसमें पानी रहता है, तो पानी का स्रोत दो गो है, एक सबसे बड़ा ग्लेशियर है, फिर वर्षा का पानी है। ग्लेशियर बहुत बड़ा रोल निभाता है क्योंकि बर्फ के पिघलने से पानी का निर्माण हमेशा वहां होते रहता है। इसलिए वैसी नदियां जो हिमालय नदी है, जैसे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये सब हिमालय नदी में आ जाता है। तो हिमालय नदी में सालों भर पानी रहेगा। आया बात समझ में? सतलज उसी के आ गया ना, उसी के दायरे में आ गया। लेकिन बाकी जो नीचे की नदियां हैं, चूंकि हिमालय नदी दूर हो जाता है, हिमालय दूर पड़ जाता है, तो नीचे दक्षिणवर्ती इलाकों में, इन इलाकों में जितनी भी नदियां बहती हैं वो सब क्या है? वर्षा पर निर्भर होता है। इसमें दो गो टर्म आपको सीखना है। दो गो टर्म क्या सीखना है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं और खाड़ी किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रायद्वीप और खाड़ी को समझते हैं। प्रायद्वीप को इंग्लिश में कहते हैं पेनिसुला। क्या बोलते हैं? पेनिसुला कहते हैं। देखिए, ये बात याद रखिएगा। हमको एक छोटा सा बात बताइए, हिंद महासागर कहां है? हिंद महासागर कहां है? नीचे है। तो एक बात बताइए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कंफ्यूजन नहीं होता है क्या क्या है क्या नहीं है? मैं थोड़ा सा बताता हूं, देखिए क्या है। पहले प्रायद्वीप को समझ लीजिए और खाड़ी को समझ लीजिए, फिर बताते हैं उसको। देखिएगा, प्रायद्वीप का मतलब इंग्लिश में पेनिसुला कहते हैं। कहते किसको हैं? अगर तीन तरफ से पानी हो, एक, दो और तीन, तीन तरफ से क्या हो? पानी हो और एक तरफ से स्थल हो, उसको कहते हैं प्रायद्वीप यानी कि पेनिसुला। इसका उल्टा होता है खाड़ी। इसमें क्या होगा? उल्टा में क्या होगा? देखिए क्या हो, तीन तरफ से क्या हो? स्थल हो, एक, एक, दो, तीन। अब एक तरफ से क्या हो तो उसको क्या बोलते हैं? अब पानी भी अंदर तक घुसा हुआ हो, उसको खाड़ी कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रायद्वीप और खाड़ी एक दूसरे का उल्टा होता है। प्रायद्वीप का मतलब तीन तरफ से पानी, एक तरफ से स्थल हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और खाड़ी में तीन तरफ से स्थल हो, एक तरफ से पानी हो, उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, सुनिए क्या याद रखना है। ये नाम क्यों पड़ा? आखिर आप हिंद महासागर का नाम जानते हैं, तो हिंद महासागर जो है ना, हिंद महासागर सुनिएगा, हिंद महासागर है जो एक देश के नाम पर है, वो भारत के नाम पर है। भारत के नाम पर हिंद महासागर पड़ा। पर ये सब है क्या? अरब सागर अलग है क्या? क्या बंगाल की खाड़ी अलग है क्या? नहीं, सब एक है। पर ये ऐसा नाम क्यों अलग अलग है? इंडिकेशन करने के लिए नाम। ये सारा प्रशांत महासागर का पार्ट है। अच्छा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत, सबको पता है। सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। उसके दायरे में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। तो इंडिकेशन कैसे दिया जाएगा? इंडिकेशन कैसे दिया जाएगा? मान लीजिए कि प्रशांत महासागर में कोई घटना घटा, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि प्रशांत महासागर में कहां घटना घटा? तो लोग कहते हैं हिंद महासागर में घटना घटा है। ओ, तो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा, प्रशांत महासागर के हिंद महासागर में घटना घटा है। मतलब लोगों को आइडिया मिल जाता है कि यह इलाका इंडिया वाला इलाका है। यह इलाका किसका वाला इलाका है? इंडिया वाला इलाका है। आया बात समझ में? हिंद महासागर क्यों पड़ा? भारत के नाम पर हिंद देश के प्यारे झंडे सुने हो, याद है आपको? तो ये इंडिकेशन का एक लोकेशन है। अब हिंद महासागर में भी आप देखिएगा, यानी कि प्रशांत महासागर को ही बांटा गया अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर में, लोकेशन के लिए। अरब सागर इधर को अरब सागर आखिर क्यों कहा गया? चूंकि अरब कंट्रीज इधर है। और बंगाल की खाड़ी क्यों कहा गया? चूंकि बांग्लादेश इधर है। तो कोई भी घटना अगर इंडिया वाला इलाका में होता है, मान लो कि यहां हुआ, तो किसी ने कहा कि अरे जानते हैं बंगाल की खाड़ी में हुआ है, तो लोग को पता चल जाता है कि अच्छा इस इलाका में कोई घटना घटा है। अब अगर कहेगा कि इंडिया में घटना घटा है, इंडिया के समुद्र में, तो कने घटा है, पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। अब मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि अरब सागर में घटना घटा है, तो पता चल जाता है कि अच्छा अच्छा इंडिया का लेफ्ट साइड वाला, इधर नीचे का इलाका है। हिंद महासागर में अच्छा नीचे वाला इलाका है। तो पूरा का पूरा प्रशांत महासागर का ही क्या है? एक रूप है। इस चीज को बात समझिएगा, कंसेप्ट को।
आपने अभी तक शायद सुना नहीं होगा इस कंसेप्ट को, पर इस चीज को जान लीजिए। अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर, ये सारे के सारे लोकेशन हैं। जैसे पटना में आप आते हैं तो पटना पूरा प्रशांत महासागर हो गया। तो पटना में क्या है, बोरिंग रोड है, अरब, मान लीजिए कि अरब सागर हो गया। मछुआ टोली बंगाल की खाड़ी हो गया है। बाजार समिति हिंद महासागर हो गया। बात समझ में आ रहा है? लोकेशन के लिए नाम दिए गए हैं। किसके लिए नाम दिए गए हैं? लोकेशन के लिए नाम दिए गए हैं। और उसमें भी दायरा बनाया गया है। क्या देखिए, चीनवा कहता है ना कि सब हमारा इलाका है, इंडिया के बगल चीन कहता है कि मेरा इलाका है। क्या है? वो चीन का नाम है ना कि चीन इधर है, कि ये सभी मेरा ही था, पानी पड़ने के वजह से, ज्यादा पानी के वजह से धंस के नीचे चल गया है, समुद्र बन गया है। वो बुड़बक आदमी है, वो कहता है ना कि सब हमारा इलाका है। और सागरमाला बना रहा है, नाम सुने सागरमाला का? सागरमाला बना रहा है यहां ऐसे करके कि पूरा इलाका हमर है। बताइए ना। तो हालांकि बहरहाल दूसरा मैटर हो गया, पर याद रखना नॉलेज के रूप में कि ये सब नाम में आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये सब लोकेशन है। क्या है? लोकेशन है, इंडिकेशन है कि पता चल सके कोई घटना कहां पे हुआ है। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हमने लिखा कि प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक तरफ मुख्य भाग से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तीन ओर से पानी से घिरा है और एक ओर से क्या है? जमीन है। इसमें उल्टा है, तीन ओर से जमीन है, एक ओर से पानी है ना? उसे क्या बोलते हैं? और उसमें भी खाड़ी में एक कंडीशन है कि समुद्र का वह भाग जो स्थल से काफी दूर हो तथा दूर तक क्या कर जाए? प्रवेश कर जाए। माने पानी अगर खूब अंदर तक घुस जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की जो खाड़ी है वो खाड़ी क्यों कहलाया? खाड़ी कहते किसको है? अगर स्थलीय भाग तक पानी अंदर में प्रवेश कर जाता है उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। बात समझ में आया? तूफान उफान इधर ज्यादा उठता है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए अगला में, यहां देखिए। अब यहां पे क्या याद रखना है सो समझिएगा। सुनिएगा, दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक अरब सागर की खाड़ी, एक बंगाल की खाड़ी। अब देखिए, अरब सागर खाड़ी में कौन सी नदियां गिरेंगी? वैसी नदियां इधर पूरब है ना, पूरब से प्रवाहित होने वाली नदियां कहां गिरेगी? आकर के उल्टा गिरेंगी। तो ऐसी बहुत कम नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर गिरती हैं। ज्यादातर नदियां कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो पश्चिम से पूरब जो भी नदियां प्रवाहित होगी तो उसका मुहाना, मुहाना का मतलब होता है अंतिम छोर, जहां पानी गिरता है वो कहां गिरेगा जाकर के? यहां पे ए लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी नहीं, यहां पे क्या होगा? अरब सागर। लेकिन इंडिकेशन सही दिया हुआ है, ये अरब सागर हो गया, ये क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। इतनी नदियां याद रखिएगा, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, सरवावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा, ये सारा के सारा अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। इधर है दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, वेगई, ताम्रपाणी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे, थोड़ा सा याद कैसे रहेगा उसको देखिए। जैसे देखिए यहां पे एक मैप है, इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। कहां गिरने वाली नदियां हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अब यहां पे एक बात बताइए, आपको हम कौन सी नदी कहां से निकलती है, कुछ इसमें से हम इंपॉर्टेंट नदी आपको बताए थे। जैसे हुगली नदी कलकत्ता से, दामोदर नदी झारखंड से, स्वर्णरेखा बताए हैं, महानदी बताए हैं, गोदावरी बताए हैं, कृष्णा बताए हैं, कावेरी बताए हैं। जो हम ट्रिक से आपको याद कराए थे, नदियों के उद्गम स्थल, कौन सी नदी कहां से निकलती है, नहीं याद करवाए हैं क्या? करवाए हैं। उसमें हुगली नदी कलकत्ता से है ना, कैसे याद करेंगे? काला कुत्ता गली गली में मिलता है, तो हुगली में गली है। दामोदर, दम में तो रख के देखा, झारखंड से निकलता है। स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में, जो बच्ची कोई हाथ उठाई थी कि ऐसा नहीं होता है, सुनार वाला बात निकला हुआ था, है ना। महानदी शिवा से, गंगा नासिक, नासिक से निकलता है ना। कावेरी कहां से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, आया बात समझ में? पढ़ाए थे हम,